मैं आज संविधान भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो जो भी पीटी की परीक्षा हो इसके लिए हमने लक्ष्मीकांत को आधार बनाया है। आप जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी के लिए और यही सबसे अधिक ज़्यादा पढ़ा जाता है। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है यूपीएससी बीपीएससी तमाम अलग जो स्टेट पीसीएस है उन सब जगहों के लिए यही पढ़ा जाता है। तो हमने इसको एम लक्ष्मीकांत को मुख्य आधार बनाया है। इसके अलावा हमने इसके लिए सुभाष कश्यप और डीडी बसु की जो बुक आती है भारतीय संविधान के ऊपर उसको भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो एम लक्ष्मीकांत है वहाँ पे कई जगह अनुच्छेद की कमी है तो हमने उसका सहारा लिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम संविधान के निर्माण पर जाए उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या है इसको समझते हैं। संविधान क्या है, संविधान क्या है इसको समझते हैं। तो संविधान जो है वो किसी भी देश का मूल विधान होता है, यानी मूल विधि होता है। मूल विधि का मतलब हुआ कि बाकी जो देश की विधि होती, कानून होता है, वो इसी मूल विधि के आधार पर बनाया जाता है। तो संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज या मूल विधि होता है। मूल विधि होता है जिसमें सरकार के स्वरूप, दायित्व, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि का उल्लेख होता है। यानी कि संविधान किसी भी देश का वह मूल विधान है या वह कानूनी दस्तावेज है जिसमें उस देश में स्थापित जो सरकार होगी उसके स्वरूप, यानी उस देश में शासन की प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली किस तरह की होगी इसका वर्णन होता है। वो जो राजनीतिक प्रणाली और प्रशासनिक प्रणाली के भीतर जो अलग अलग संवैधानिक पद होंगे या जो संगठन होंगे ये सरकार के रूप में काम करने वाले, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उनके अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होगी। इसके अलावा उस देश के भीतर संविधान जिस देश के ऊपर लागू हो रहा है उस देश के भीतर नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे, इसका भी उल्लेख है। इसके अलावा उस देश के बाहर के जो लोग कुछ समय के लिए आते हैं, रहते हैं, उनके क्या अधिकार होंगे, इन सारी चीज़ों का भी उल्लेख होता है। तो हम संक्षेप में यही समझे कि संविधान किसी भी देश का मूल विधान होता है जिसमें वहाँ के सरकार, शासन प्रणाली, वहाँ के नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, इन सब चीज़ों का उल्लेख होता है। अब आइए हम संविधान निर्माण को देखते हैं। हम संविधान निर्माण को जिन चरणों में समझेंगे उसमें पहला हम ये देखेंगे संविधान सभा की मांग। आप जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा हुआ था और इस संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हो इसकी बात लंबे समय तक की जा रही थी। इसकी बात सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, तो इन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा की मांग कब कब की गई, किसके द्वारा की गई। उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुआ, किस प्रावधान के तहत हुआ, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। हम ये देखेंगे कि संविधान सभा किस तरह से कार्य किया, संविधान में किस किस तरह की कमेटियां बनी थी,
यानी हम उसके संविधान की विभिन्न समितियों का भी अध्ययन करेंगे, जो कमेटियां बनाई गई थी। आप जानते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कमेटी थी प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसके अलावा और भी कुल 8 बड़ी समितियां थी और कई छोटी समितियां थी। तो उन समितियों के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संविधान का प्रभाव में आना, यानी भारत के संविधान का प्रभाव में आना। फिर हम पढ़ेंगे संविधान का प्रवर्तन, अर्थात किस दिन से संविधान लागू हो गया। ठीक, फिर हम कुछ संविधान से जुड़ी हुई कुछ और भी जो आवश्यक तथ्य हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है संविधान सभा की मांग। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। एम एन रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। एम एन रॉय ने कहा था कि एक संविधान सभा का गठन हो जो संविधान का निर्माण करे। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो ये एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद 1935 ईस्वी में, 1934 के बाद 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आप जानते हैं जिसके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो संविधान का निर्माण करेगा, और ये प्रस्ताव उन्होंने पास करके ब्रिटिश सरकार के सामने भेजा था 1935 ईस्वी में। फिर 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में ये घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत में एक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी ऐसे संविधान सभा का बनाया जाएगा जिसके सदस्य आम जनता के द्वारा चुने गए हों वयस्क मताधिकार के आधार पर। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात रखी थी सामने। तो हमने 3 देखा, 1934, 1935 और 1938, 3 को हमने देखा। फिर 1940 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। ये 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के सामने यह प्रस्ताव भेजा जाता है। उस वक्त के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने। दरअसल आप जानते हैं कि 1939 में सितंबर 1939 में जब जर्मनी के द्वारा हमला करने के साथ ही जब जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन पर हमला किया जाता जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर हमला किया जाता है 1939 में। जैसे ही जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है 1939 में। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर जब आक्रमण किया जाता है तो उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो इस विश्व युद्ध में ये सब इतिहास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यह हम संक्षेप में आपको बताते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तब चूंकि भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम उपनिवेश रहता है, तो भारत के जो वायसराय थे उन्होंने क्या किया कि भारत को भी इस युद्ध में जर्मनी के खिलाफ एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी उन्होंने घोषणा किया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इसमें भारत भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में लड़ रहा है।
इस बात से कांग्रेस के नेता नाराज थे और वो ये नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि भारत खुद ही गुलाम है, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं से बिना विचार विमर्श किए ही भारत को जर्मनी के खिलाफ एक युद्धरत राष्ट्र घोषित करना ठीक नहीं है। और इसी को आधार बनाकर उस वक्त जो कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें थी, अलग अलग प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकारें थी, उन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी स्थिति में जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में भारत के लोगों का समर्थन और सहयोग पाने के लिए लॉर्ड लिथगो जो उस समय वायसराय थे, उन्होंने भारत के नेताओं को खुश करने और भारत के नेताओं को मनाने के लिए, ताकि भारतीयों का युद्ध में सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जाए, एक प्रस्ताव भेजा कांग्रेस के नेता के सामने, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव कांग्रेस के नेता के सामने भेजा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने। और इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि युद्ध के बाद, यानी युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब तक भारत के लोगों के द्वारा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग हो रही थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह स्वीकार किया गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। और इसमें इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि ये जो संविधान सभा होगा, ये प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा होगा। ये प्रतिनिधि मूलक होगा, यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि होंगे वही इस संविधान सभा के सदस्य होंगे। ये अगस्त प्रस्ताव का था। लेकिन जानते हैं कि कुछ और भी कारण थे, उसमें कई और दूसरे प्रावधान ऐसे थे जिसको कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। फिर 1942 ईस्वी में एक मिशन, एक कमिटी भारत में भेजा गया, कैबिनेट क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता में, क्रिप्स सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया 1942 में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया ब्रिटेन से, और इस मिशन का उद्देश्य था भारत के नेताओं को मनाना 1942 में। इसका कारण ये था कि 1941 तक आते आते विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी राष्ट्र थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगे थे। ऐसे स्थिति में जो ब्रिटेन के सहयोगी राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों का ब्रिटेन के ऊपर यह दबाव था कि वो भारतीयों का समर्थन इसमें हासिल करे, और इसके लिए जरूरी था कि भारत के नेताओं को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को मनाया जाए। तो इसी में युद्ध में भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ही 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, क्रिप्स मिशन के। और इस क्रिप्स मिशन ने भी ये कहा था कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन ने भी कहा कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। हालांकि जानते हैं कि क्रिप्स मिशन के कई और अन्य प्रस्ताव ऐसे थे जिस पे बात नहीं बनी, और अगस्त प्रस्ताव की तरह ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भी कांग्रेस के नेताओं को मंजूर नहीं हुआ। फिर आखिर में 1946 में एक और मिशन, 3 सदस्यों वाला एक और मिशन भारत भेजा गया। 3 सदस्यों वाला एक और मिशन भारत भेजा गया। ये 3 सदस्यों वाला मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था? यह भी स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। और इसके जो 3 सदस्य थे, उनमें से जो एक तो क्रिप्स ही थे, एक थे एबी अलेक्जेंडर और एक थे सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे इसके। और कैबिनेट मिशन ही वो अंतिम मिशन था जिसके तहत आखिरकार भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन जो था, इसी के प्रावधान के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। यह कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो ये हमने देखा कि संविधान सभा की मांग
किस तरह आगे बढ़ी थी। पहले 1934 में एम.एन. राय के द्वारा इसकी मांग की गई, फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत में एक बेशक मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और जो भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बना था, जिस संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, वो संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही गठित की गई थी। संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और इसके लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, और उसी के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया, और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। 389 निर्धारित की गई थी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। इसको बांटा गया था ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के बीच। देशी रियासत यानी जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तो उस वक्त दो तरह की व्यवस्था थी। वो क्षेत्र जो पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था, यानी कि जहां शासन का संचालन ब्रिटिश शासन प्रणाली के द्वारा वायसराय के माध्यम से होता था। लेकिन देशी रियासत के अधीन आने वाला जो क्षेत्र था, ये देशी रियासत आते तो ब्रिटिश उपनिवेश के ही अंतर्गत, लेकिन इस देशी रियासत राजवाड़ा, जहां राजा थे, वहां राजा को शासन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। हालांकि वो भी आते थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही। तो इन दोनों में जो 389 सदस्य निर्धारित किया गया संविधान सभा का, इसका इन दोनों में बंटवारा किया गया। इसके लिए ब्रिटिश प्रांत के लिए 296 सदस्य निर्धारित किए गए, और देशी रियासत के लिए 93 सदस्य निर्धारित किए गए थे। और जो 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के लिए निर्धारित किए गए थे, इनका चुनाव हुआ था जो उस वक्त प्रांतीय विधानसभा थी। अलग अलग प्रांतों की जो विधानसभा थी, उस विधानसभा में जो सदस्य थे, उन सदस्यों के माध्यम से ही इन 296 सदस्यों का ब्रिटिश प्रांत के लिए चुनाव किया गया था। और जो 93 सदस्य देशी रियासतों के लिए निर्धारित किया गया था, इसमें देशी रियासत को यह अधिकार दिया गया था कि इसका चयन वो स्वयं करे। तो इस तरह कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे सदस्यों का चुनाव। और सदस्यों के चुनाव के लिए एक तय किया गया था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे लगभग एक सदस्य का आवंटन किया गया था। यानी भारत की जो कुल आबादी थी उसमें लगभग प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य निर्धारित किया गया था। कुछ इस तरह सदस्यों का बंटवारा हुआ था। और ये जो सदस्यों का वर्गीकरण, आज आप जानते हैं कि भारत में जो संसद का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसमें SC ST के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाता है। तो उस समय जो टोटल सीट थे, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। वर्गीकरण वर्गीय आधार पे 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक तो आपका बांटा गया था, एक हिस्सा था सामान्य वर्ग का, दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा था सिख। यानी जो किसी भी प्रांत के लिए जो कुल सदस्य निर्धारित किए जाते थे, उसमें उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता था। सामान्य के लिए जो सीट था, मुस्लिम के लिए जो सीट था, और सिख के लिए जो सीट था। तो इस तरह कुल सदस्य निर्धारित कर दिया गया था।
अब जो जो चुनाव हुए संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में, उस चुनाव जो 389 सदस्यों जो निर्धारित किए गए थे, उनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के लिए निर्धारित किए गए थे। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत डायरेक्ट आता था, ब्रिटिश प्रांत के लिए। तो जो 296 सदस्य निर्धारित किए गए थे, इसके लिए चुनाव हुआ और इसमें 208 सीट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीत कर आई। 296 में 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीत करके आई थी। उसके बाद 73 सीट पे मुस्लिम लीग, 73 सीट पर दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग की जीत हुई थी और 15 सीट पे अन्य उम्मीदवारों की जीत हुई थी। जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे या छोटे दल थे, उनकी जीत हुई थी। तो 296 सीट के लिए जो चुनाव हुआ था, उसमें 208 पे कांग्रेस की जीत हुई थी, 73 पे मुस्लिम लीग की जीत हुई थी और 15 पे अन्य की जीत हुई थी। और जो 93 सदस्य देशी रियासत के लिए निर्धारित किए गए थे, तो देशी रियासत ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसीलिए ये 93 सदस्य वहां शामिल नहीं हो पाए। तो कुल सदस्य कितने के लिए चुनाव हुआ? 296 के लिए। और एक जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ ध्यान देने की है, वो ये कि ये संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान के लिए सब कुछ हुआ। इसमें सभी लोग उस वक्त जो कांग्रेस के सभी नेता थे, वो सभी नेता इस संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुन करके आए थे। एक व्यक्ति थे जो इस संविधान सभा में सदस्य नहीं थे और या जिन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो अगर अभी आपसे कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, उसके लिए चुनाव के लिए जो प्रणाली अपनाई गई थी, उसका नाम था एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली को अपनाया गया था सदस्यों के चुनाव के लिए, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये संविधान सभा के सदस्यों के लिए इसी को अपनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं संविधान की कार्यप्रणाली को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिल्ली में। और इस जो पहली बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, जो बिहार के रहने वाले थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। और ये जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष चुनने की जो परंपरा थी, ये फ्रांस से ग्रहण किया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि वरिष्ठ जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक के लिए वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जब अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, तब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। इसके अलावा एक अध्यक्ष होने के अलावा 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। वो थे एक H.C. मुखर्जी और एक थे T. कृष्णामाचारी। H.C.
मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी, ये संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दो उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी, ये दो अध्यक्ष थे। अब ये संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को इसी संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव, इसका मतलब यह था कि संविधान सभा जो संविधान बनाने जा रही है उसका उद्देश्य क्या होगा, और इस प्रस्ताव में मोटे तौर पर यह रखा गया था कि संविधान जो हम बनाएंगे या जो विचार विमर्श होगी वो किन बिंदुओं के इर्द गिर्द होगी। तो एक मोटी रूपरेखा इसके माध्यम से प्रस्तुत की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर को रखा गया था, उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। फिर आप जानते हैं कि भारत के विभाजन को लेकर के और एक चीज और कि जो एक ये संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर को, उस संविधान सभा में हमने आपको पहले बताया था कि संविधान सभा के कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन देशी रियासत ने उसका बायकॉट कर दिया था। तो कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के चुन करके आए थे, 208 सदस्य। अब क्या हुआ, जब संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर और फिर उसके बाद 11 दिसंबर को, तो मुस्लिम लीग जिसके 73 सदस्य चुनकर आए थे, उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, इस संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि संविधान सभा की जब बैठक हुई तो इसमें कुल 211 सदस्य ही उस वक्त शामिल हुए, जब 11 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हुई थी। और इसके दो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, टी कृष्णामाचारी। फिर आप जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत यह तय हुआ कि भारत का विभाजन होगा और भारत विभाजन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही जो संविधान सभा था उसके अधिकार और शक्ति और उसके स्वरूप दोनों में परिवर्तन आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के साथ ही जो संविधान सभा था उसको एक संप्रभु निकाय बना दिया गया। संप्रभु निकाय मतलब अब ये संविधान सभा पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी और ये संविधान सभा चाहे जिस तरह का जैसा संविधान बनाए उसकी स्वतंत्रता थी। अब इसके ऊपर से जो ब्रिटिश छाया था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, एक संप्रभु निकाय बन चुकी थी। दूसरा कि इसके साथ ही इसको विधायिका का दर्जा भी प्राप्त हो गया। ये एक संविधान सभा संविधान बनाने का काम तो कर ही रही थी, अब ये एक संसद के रूप में भी काम करने लगी। भारत संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करने लगी। यानी अब जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक अगर भारत को किसी कानून की जरूरत थी तो वो कानून निर्माण का अधिकार भी इसी संविधान सभा को मिल गया, क्योंकि इसी को अब विधायिका का हैसियत भी प्राप्त हो गया था। चूंकि अब इसको विधायिका का हैसियत भी प्राप्त हो गया तो ये संविधान सभा दो रूपों में कार्य करने लगी, एक संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में और एक विधायिका के रूप में। तो इसकी जब बैठक होती थी संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे।
इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब ये संसद के रूप में इसकी बैठक होती थी संविधान सभा की, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। यानी जब वो संविधान सभा संविधान बनाने वाले निकाय के रूप में काम करती थी तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जब संसद के रूप में काम करती थी तो जीवी मावलंकर जी उसकी अध्यक्षता करते थे। अब हम देखते हैं संविधान सभा की और जो समितियां थी। अब जानते हैं कि संविधान निर्माण के लिए 8 बड़ी और कई छोटी समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से जुड़े अलग अलग कार्यों के लिए कई समिति और उप समिति का गठन किया था। तो कुछ जो बड़ी 8 बड़ी समिति थी, 8 बड़ी समिति थी और इसके अलावा कुछ छोटी समितियां भी थी। और जो 8 बड़ी समिति थी इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। और जो 8 बड़ी समितियां थी, आइए उनमें से कुछ समितियों को देखते हैं। पहला था संघ शक्ति समिति, यानी कि जो आप जान रहे हैं कि भारत एक संघीय देश है और यहाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो संघ मतलब केंद्र और उसके अलावा जो प्रांत है। तो संघ शक्ति समिति यानी संघ के पास क्या शक्ति होगी इसको तय करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति उसके अध्यक्ष थे नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई थी। यानी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और इसी समिति के अंतर्गत कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी। जैसे मौलिक अधिकारों पे उप समिति बनाई गई थी। मौलिक अधिकार पे जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों के ऊपर एक उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इसके अलावा एक संचालन समिति बनाई गई थी। संविधान के सभा के संचालन के लिए एक संचालन समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। एक राष्ट्र ध्वज से संबंधित समिति बनाई गई थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह के कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी अलग अलग कार्यों के लिए, जिनके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति हमने पहले भी आपको कहा प्रारूप समिति थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो प्रारूप समिति थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति का काम था संविधान का एक ड्राफ्ट प्रारूप तैयार करके देना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया उस पर कुल 114 दिन चर्चा हुई। 114 दिन तक चर्चा हुई। 114 दिन प्रारूप समिति द्वारा संविधान के जो प्रारूप तैयार किए गए थे उस पर 114 दिन चर्चा हुई थी। और इस दौरान कुल 211 बैठकें हुई थी। 114 दिन चर्चा हुई और संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। और इस तरह फाइनली भारत का एक संविधान तैयार होकर के आया। और इस पूर्ण प्रक्रिया में संविधान सभा के द्वारा अपनी पहली बैठक से लेकर और संविधान निर्माण तक, यानी जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसमें लगभग 2 वर्ष 11 दिन 2 वर्ष 11 महीना 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और इस 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के दौरान कुल 11 बैठकें हुई थी।
इस दौरान लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन भी किया गया था। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया भारत का संविधान बनाने के लिए। और संविधान सभा जो बैठी संविधान निर्माण के लिए, इस दौरान संविधान निर्माण के लिए जो कुल खर्च आए थे वो 64 लाख रुपया था। कुल खर्च 64 लाख रुपये का आया था। ये कुल खर्च आया था। और इस तरह भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। आप जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1949 को ही संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से मतलब 15 अनुच्छेद संविधान के जो हैं वो इसी दिन लागू हो गए थे। संविधान के 15 अनुच्छेद इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। और जो 15 अनुच्छेद संविधान के इस दिन लागू हुए थे वो थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, इसके अलावा 388, 391, 392 और 393। तो ये कुल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, ये जो 15 अनुच्छेद थे ये सभी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। लेकिन बाकी संविधान पूरी तरह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। राष्ट्रपति घोषित किया गया। और जब संविधान फाइनली बन के तैयार हुआ तब उस पे संविधान सभा के कुल, वैसे तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। 299 सदस्य थे। पाकिस्तान के अलग होने के बाद 299 सदस्य संविधान सभा में थे। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ तब इस पे 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किया, बाकी सदस्य अनुपस्थित थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था और इसमें 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में जो कुल 299 सदस्य थे उसमें से 15 महिला सदस्य थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। और संविधान सभा पे अंतिम रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, चुना गया था। निर्वाचित तो नहीं किया गया था। 24 जनवरी को उन्हें संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति चुन लिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान लागू हो गया। अभी एक बात है, और इसी दिन से हम संविधान लागू होने के साथ ही चूंकि भारत एक गणराज्य घोषित हो गया तो इस आधार पे भी हम इसको गणतंत्र दिवस के नाम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि इसका एक कारण ये है कि जब 1929 में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 31 दिसंबर 1929 को, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। जिसमें पूर्ण
स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में यह तय किया गया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और ये तय किया गया कि अगले साल से 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी 31 दिसंबर 1929 की बैठक थी तो पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाई गई थी। 26 जनवरी 1930 को पहली स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी और उसके बाद लगातार प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। लेकिन चूंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस तो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाने लगा, 15 अगस्त को मनाया जाने लगा हर साल। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि जो 26 जनवरी का दिन है उसी दिन पे संविधान को लागू किया जाए और भारत में गणतंत्र दिवस उसे घोषित किया जाए, उसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया जाए। तो इसी आधार पे प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया जाता है। और अब हम देखते हैं संविधान की कुछ और प्रमुख बातें। हम संविधान के कुछ जो और प्रमुख तथ्य हैं उसको देखते हैं। एक चीज और आपको बता दें कि जब संविधान लागू हुआ तब संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395, अनुसूचियों की संख्या 8 थी और भाग 22 थे। वर्तमान समय में अनुच्छेद 395 है, अनुसूची 8 की जगह बढ़ करके 12 हो चुका है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो चुकी है। 22 भाग तो अब भी 22 ही हैं, लेकिन एक भाग में अब संशोधन के द्वारा ABC जोड़ दिए गए हैं, तो गिनती संख्या के आधार पे ये 25 हो जाता है। संख्या के आधार पे अब ये 25 हो जाता है। तो इस तरह जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? 12। अब और कुछ और प्रमुख बात हम देख लेते हैं। संविधान सभा ने कुछ और जो काम किए थे उसमें उन्होंने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को उन्होंने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के रूप में इन्होंने जनगण मन को नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। संविधान सभा ने अपना एक प्रतीक मुहर रखा था, जो संविधान सभा का मुहर था, और वो मुहर पर हाथी का चिन्ह था। संविधान सभा के लिए एक संविधान सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा का सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा ने अपना एक सचिव भी नियुक्त किया था, वो सचिव थे HBR अयंगर। संविधान के प्रमुख सुलेखक या संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इसी को हिंदी में हाथ से लिखने वाले थे बसंत कृष्ण वैद्य। और संविधान जो बना उसमें जो अलग अलग चित्र बनाए गए उनको जो बनाने वाले चित्रकार थे वो थे नंदलाल बोस। चित्रकार जो थे ये नंदलाल बोस थे। तो इस तरह हमने देखा भारत के संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को।